प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने तीसरे पार्ट का अध्ययन कर लिया। तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए। आज हम एक नए चैप्टर के साथ अध्ययन करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा को अपन बोलते हैं इम्यूनिटी और रक्त समूह को हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। इसमें आधे चैप्टर में हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा को पढ़ेंगे और आधे चैप्टर में जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त के विभिन्न प्रकार जो पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक नंबर के 3 छोटे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको एक लाइन में देना है। अतः इस चैप्टर में छोटे जो प्रश्न होंगे उनका विशेष महत्व है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको 2 शब्दों का अर्थ समझना है, उसके बाद हम फिर इस चैप्टर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहला शब्द आपको समझना है एंटीजन। एंटीजन को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। और एक शब्द है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 शब्द बार बार आएंगे। एंटीजन शब्द आएगा बार बार एंटीबॉडी शब्द आएगा। तो अब एंटीजन को हिंदी में क्या बोलो, प्रतिजन, या तो एंटीजन बोल दो या प्रतिजन बोल दो, एक ही बात है। या इसमें एंटीबॉडी बोल दो या प्रतिरक्षी बोल दो, एक ही बात है। अब एंटीजन क्या है, तो ये एक प्रकार के बाहरी रोगाणु है। एक प्रकार के बाहरी क्या है, रोगाणु। तो एंटीजन एक प्रकार के रोगाणु है। ये बाहर से हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडी होती है या जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरक्षी, ये क्या करती है, ये जो एंटीजन जिनको अपन रोगाणु बोलते हैं, ये इनको नष्ट करने का काम करती है। अर्थात हमारे शरीर की क्या करती है, रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। इसलिए जब कोई भी एंटीजन या प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उन्हें पहचानकर उन्हें नष्ट करके हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये 2 शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ले लो, प्रतिरक्षी विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी साइंस। अब प्रतिरक्षी विज्ञान क्या होती है, तो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों कि किसका, अब हमको पता है कि हमें किसका उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना। हमें किसका उन्मूलन करना है, तो भाई हमको करना है रोगाणु। तो रोगाणुओं के उन्मूलन, रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं, रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं एवं इससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को ही प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान में इसका उन्मूलन किया जाता है, तो रोगाणुओं का उन्मूलन किया जाता है। और रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित जो तंत्र है और उस तंत्र का नाम है कौन सा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो सीधे शब्दों में मैं कहूंगा कि रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं एवं इससे संबंधित तंत्र, तंत्र कौन सा, प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को ही बताओ कौन सा विज्ञान कहते हैं, तो हम बोलेंगे प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हैं। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ तो लसिका कोशिकाएं होती है। करोड़ों की संख्या में तो कौन सी कोशिकाएं होती है, लसिका कोशिकाएं। इन लसिका कोशिकाओं को अपन इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। इसके अलावा कुछ होते हैं प्रतिरक्षात्मक अंग, कुछ होते हैं प्रतिरक्षात्मक अंग। ये भी हमारे रोगाणुओं से सुरक्षा करते हैं। तो इन प्रतिरक्षात्मक अंगों में जैसे आता है यकृत, इसके अलावा लसिका पर्व, इसके अलावा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यकृत हो गया, लसिका पर्व हो गया, अस्थि मज्जा हो गया, ये सभी हमारे कैसे अंग होते हैं, तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षात्मक अंग होते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र करोड़ों लसिका कोशिकाओं और कुछ प्रतिरक्षात्मक अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे यकृत है, लसिका पर्व है, इसके अलावा अस्थि मज्जा है। अब सीधा प्रश्न आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं 1 नंबर में छोटा
कि मनुष्य के कोई दो प्रतिरक्षात्मक अंगों के नाम लिखो, तो आप बता सकते हो यकृत हो गया, लसिका पर्व हो गया, अस्थि मज्जा हो गया। तो प्रतिरक्षी विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई कि रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित क्रियाओं एवं इससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को ही प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। और इस प्रतिरक्षा तंत्र, यह प्रतिरक्षा तंत्र करोड़ों लसिका कोशिकाओं व कुछ प्रतिरक्षात्मक अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे यकृत, लसिका पर्व, अस्थि मज्जा। अब मनुष्य के शरीर में सदैव दो प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सदैव कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां काम करती है? दो प्रकार की। पहली होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के शरीर में रोगाणुओं के उन्मूलन से संबंधित दो प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां काम करती है। एक फर्स्ट नंबर पे होती है आपकी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और सेकंड नंबर पे आपके होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां काम करती है, कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां होती है? तो आपको बताना है दो प्रकार की, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा, एक उपार्जित प्रतिरक्षा। अब ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, या इसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अन्य नाम हो गए जन्मजात प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा को हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं और इसको हम अनुकूली प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो प्रतिरक्षी विधि होती है मनुष्य के शरीर में, स्वाभाविक उपार्जित। स्वाभाविक को जन्मजात या प्राकृतिक कहते हैं, उपार्जित को हम विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या होती है या जन्मजात? जन्मजात का मतलब तो ये हो गया कि बच्चे के जन्म से ही ये उसके शरीर में होती है। कौन सी प्रतिरक्षा? जन्मजात। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसको सामान्य प्रतिरक्षा भी कह सकते हो। एक नाम और आपको ध्यान रखना है, इसको सामान्य, नॉर्मल का मतलब एवरेज, सभी जो मनुष्य होंगे, सभी जो जीव होंगे, उन सभी जीवों के शरीर में ये प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है। अतः एक कॉमन हो गई, एक सामान्य हो गई। अच्छा, इस प्रकार की प्रतिरक्षियों में देखो, ये भी एंटीजन का विनाश करेगी, ये भी एंटीजन को नष्ट करेगी, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा तो एंटीबॉडी बना के करेगी, जिनको अपन प्रतिरक्षी कहते हैं। लेकिन स्वाभाविक प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिजनों के विनाश के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। अर्थात स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा होती है, ये सभी प्रतिजनों या कह दो इनको रोगाणु, सभी प्रतिजनों या रोगाणुओं के विरुद्ध ये समान रूप से कार्य करती है, समान रूप से कार्य करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दो कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंदर विशेष या विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। ये प्रतिरक्षा सभी प्रतिजनों या रोगाणुओं के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है, इसलिए हम इसको स्वाभाविक, जन्मजात, प्राकृतिक या सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा या इसको कह दो अनुकूली, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में बताओ किसके प्रति? रोगाणुओं के प्रति, या अपन रोगाणुओं को क्या बोलेंगे? प्रतिजनों के विरुद्ध। शरीर बताओ किसका निर्माण करता है? तो हम लिखेंगे प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। अर्थात इस प्रकार की प्रतिरक्षा में किसी विशेष कोई रोगाणु या विशेष कोई प्रतिजन के विरुद्ध विशेष या विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। कौन सी विधि में? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में। तो आपको सीधा सा अर्थ समझ में आ गया होगा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में आपको क्या बताना है कि यह एक जन्मजात, प्राकृतिक या सामान्य प्रतिरक्षा है। इसमें शरीर के द्वारा कोई विशेष प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसमें
सभी प्रतिजन्य रोगाणुओं के विरुद्ध यह विधि समान रूप से कार्य करती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में कोई विशेष रोगाणु या विशेष प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना होता है, नष्ट करना होता है रोगाणुओं को। अब हमारे शरीर में स्वाभाविक प्रतिरक्षा देने में कुछ कारक सहायक होते हैं, उन कारकों को आपको ध्यान रखना है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा देने में कुल 4 कारक सहायक होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक अवरोध, भौतिक अवरोध। सेकंड नंबर पे आता है आपके रासायनिक अवरोध, रासायनिक अवरोध। थर्ड नंबर के ऊपर आपके आता है कोशिका अवरोध, कोशिका अवरोध। और फोर्थ नंबर पे आता है आपके ज्वर एवं सूजन, ज्वर एवं सूजन। अब सीधा प्रश्न बनता है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा देने में सहायक कारकों के नाम लिखो। तो हम बताएंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा देने में कुल 4 कारक सहायक होते हैं। पहला भौतिक अवरोध, दूसरा रासायनिक अवरोध, तीसरा कोशिका अवरोध और चौथा हो गया ज्वर एवं सूजन। अच्छा, अब भौतिक अवरोध में कौन कौन से कारक हैं तो ध्यान दो। हमारे शरीर जैसे शरीर का कौन सा पार्ट हो गया, त्वचा हो गई, शरीर के कुछ क्या हो गए, अंग हो गए। तो हमारे शरीर की त्वचा और अंगों पर पाए जाने वाले क्या, तो पाए जाने वाले एक तो आपके हो गए पक्षमाप, एक हो गए कशाप। तो पक्षमाप और कशाप हमारे शरीर को बताओ कौन सा अवरोध देने का काम करते हैं, भौतिक। अच्छा, पक्षमाप और कशाप ये क्या होता है, तो हमारे शरीर के ऊपर जो ये जो बाल जो पाए जाते हैं, महीन जो रोम होते हैं, ये आपके नासिका में पाए जाने वाले या नाक में पाए जाने वाले महीन रोम आपके पक्षमाप हो गए। ये क्या करते हैं, जैसे धूल के कण आपके शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, श्वास के मनोवायु के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव, रोगकारक हानिकारक सूक्ष्म जीवों को आपके शरीर के अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो भौतिक अवरोध हमें देने वाले क्या हो गए, शरीर की त्वचा अंगों पर पाए जाने वाले पक्षमाप और कशाप। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है श्लेष्म उपकला, ये आपके श्वास नली के अंदर पाई जाती है। तो बताओ आपको भौतिक अवरोध देने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, पक्षमाप, इसको आप बोलते हो इसमें सीलिया, और इसको आप बोलोगे फ्लैजिला। तो सीलिया, फ्लैजिला, पक्षमाप, कशाप और इसके अलावा श्लेष्म उपकला। अच्छा, रासायनिक अवरोध, रासायनिक अवरोध देने में जैसे आमाशय में पाए जाने वाला अंग, आमाशय में पाए जाने वाले अंग हो गए। हमको पता है आमाशय में कौन सा अंग पाया जाता है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा योनि का अम्लीय वातावरण, योनि का अम्लीय वातावरण, तो योनि के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण योनि का वातावरण अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय वातावरण होने के कारण अम्ल क्या करते हैं, जैसे अगर अपन मान लो भोजन करते हैं, तो भोजन हमारे आमाशय में जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर योनि का अम्लीय वातावरण, तो जब मैथुन की क्रिया के समय जब अगर कोई सूक्ष्म जीव अगर योनि के अंदर प्रवेश करता है, तो उस समय योनि का अम्लीय वातावरण होने के कारण यह बाहर से क्या करता हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न अपने शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न देह तरल के अंदर जैसे अश्रु मतलब आंसू हो गए, लार, इसके अलावा पसीना, तो विभिन्न देह तरल जैसे अश्रु, लार, पसीना, ये भी हमें रासायनिक अवरोध देने का काम करती है। अब कोशिका अवरोध, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो भक्षकाणु क्रिया में सक्षम होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण कर जाती है, जैसे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज। इसके अलावा आपकी आती है मोनोसाइट, इसके अलावा आपकी आती है न्यूट्रोफिल। इसके अलावा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ये आपको बताओ कौन सा अवरोध देने में सहायक होती है, कोशिकाएं। तो सीधा हम बताएंगे कुछ कोशिकाएं भक्षकाणु क्रिया में सक्षम होती हैं, जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये हमें कोशिका अवरोध। और चौथा पॉइंट आपको सीधा ध्यान रखना है, ज्वर एवं सूजन। तो बताओ स्वाभाविक प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता,
बल्कि इस विधि में सभी रोगाणु और सभी प्रतिजनों के विरुद्ध बताओ यह विधि सामान्य रूप से कार्य करती है। और स्वाभाविक प्रतिरक्षा देने में कुल 4 कारक सहायक होते हैं। पहला कारक भौतिक अवरोध, दूसरा रासायनिक अवरोध, तीसरा कोशिका अवरोध, चौथा ज्वर एवं सूजन। भौतिक अवरोध में शरीर के त्वचा पर व विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले पक्षमार्ग और कसाव हो गए, इसके अलावा श्लेष्मोत्प्ला हो गई। रासायनिक अवरोध देने में आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, योनि का अम्लीय वातावरण, शरीर के विभिन्न देह तरल जैसे अश्रु, लार, पसीना हो गए। और कोशिका अवरोध देने में सहायक हो गई मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और प्राकृतिक मार्ग कोशिकाएं, क्योंकि भक्षकाणु करती है इसलिए भक्षकाणु क्रिया में सक्षम होती है। और चौथा कोई आपको सीधा ध्यान रखना है ज्वर एवं सूजन। अब हम चलेंगे सेकंड नंबर पे जो आपके है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, या इसको विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। अब ये विशेष प्रकार की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है ऐसे। तो जैसे नाम से पता चला उपार्जित कह दो, विशिष्ट कह दो, अनुकूली कह दो, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। प्रतिरक्षियों का अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। कौन सी विधि के अंदर? उपार्जित में। भाई स्वाभाविक के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता, ये तो सभी रोगाणुओं के प्रति समान रूप से कार्य करती है। लेकिन माना कि हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया, तो पहले तो उस रोगाणु का सामना किस विधि से होगा? तो पहले तो होगा स्वाभाविक से होगा, उसके बाद फिर उस रोगाणु का सामना किस विधि से होगा? तो उपार्जित से होगा। लेकिन उपार्जित तो क्या करेगी? उस एंटीजन की क्या बनाएगी? एंटीबॉडी, अर्थात उस रोगाणु की क्या बना देगी? प्रतिरक्षी बनाएगी। और वो प्रतिरक्षी उस एंटीजन के साथ क्रिया करेगा और उसे नष्ट कर देगा, और हमारे शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर किसका निर्माण करता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक पोषक पदार्थ, कौन सी प्रतिरक्षा के अंदर? उपार्जित में। इसमें एक पोषक पदार्थ किसी बाहरी रोगाणु या जीव पर, बाहरी रोगाणु या जीव पर अत्यंत विशिष्ट प्रभाव करता है। अत्यंत विशिष्ट प्रघात का मतलब हो गया उसके ऊपर चोट करता है और उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अर्थात वो जो आपका पोषक पदार्थ, वो पोषक पदार्थ कौन हो गया? आपकी एंटीबॉडी हो गई। इस प्रतिरक्षा में पोषक पदार्थ बाहरी रोगाणु या जीव पर क्या करता है? अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। कौन सी प्रतिरक्षा में? उपार्जित प्रतिरक्षा में। और उपार्जित प्रतिरक्षा के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, और ये विशिष्ट प्रतिरक्षी उस प्रतिजन या रोगाणु से अभिक्रिया करती है। अब जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब आपस में, अच्छा माना कि ये कोई एंटीजन है, ये कोई क्या है? एंटीजन। ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया एंटीजन, ये कोई रोगाणु है। अब ये हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होने पर सबसे पहले इसका सामना किससे होगा? स्वाभाविक। अब ये तो इसको रोक सकती है, लेकिन अब इसका दोबारा सामना होगा किससे? उपार्जित से। उपार्जित इसकी क्या तैयार करेगी? एंटीबॉडी। तो ये इसकी देखो एंटीबॉडी तैयार हो गई, एंटीबॉडी तैयार हो गई। अब अर्थात इस प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया। अब ये प्रतिरक्षी और ये प्रतिजन आपस में दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करेंगे तो हमारे शरीर में क्या सक्रिय हो जाएगी? CMI सक्रिय हो जाएगी। और CMI का पूरा नाम होता है सेल, M से बनता है मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड, और I से बनता है इम्यूनिटी, अर्थात सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका, इसको बोलेंगे मध्यित, और इसको बोलेंगे प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को। कई बार सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि CMI का पूरा नाम लिखो, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या हिंदी में आप बताओगे कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा। तो बताओ उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, और इसमें पोषक पदार्थ बाहरी रोगाणु या जीवों पर अत्यंत विशिष्ट प्रभाव करता है। इसके अंदर प्रतिरक्षी और प्रतिजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे क्या सक्रिय हो जाती है शरीर में? CMI, और CMI के सक्रिय होते ही रोगाणुओं का या एंटीजनों का उन्मूलन कर दिया जाता है।
अब आपको ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों कि उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है ये दो प्रकार की होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा के भी बताओ कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान दो। उपार्जित कह दो, विशिष्ट कह दो, अनुकूलित कह दो, एक ही बात है। अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार हुए, एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, और एक होती है आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक सक्रिय प्रतिरक्षा और एक आपकी होती है निष्क्रिय। इसको अपन बोलेंगे क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, और इसको अपन बोलेंगे पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। अर्थात उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी, एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा या हम इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो ये बात तो कंफर्म है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षियों का, वो तो होगा ही होगा। लेकिन होता क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजन या रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लेता है। कौन सी प्रतिरक्षा में, सक्रिय प्रतिरक्षा में। तो आपसे पूछे कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजन या रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लेता है और ये प्रतिरक्षी और प्रतिजन फिर आपस में अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजन या रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता, बल्कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में जो ये प्रतिरक्षी है ये कहां से प्रविष्ट कराए जाते हैं, बाहर से हमारे शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। और किसके द्वारा, टीके के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का टीका हो गया, इसके अलावा टिटेनस का टीका हो गया। तो डिप्थीरिया और टिटेनस किस प्रतिरक्षा के उदाहरण होंगे, तो हम बताएंगे कौन सी प्रतिरक्षा की, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एक नंबर का कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कोई दो उदाहरण दो, तो आप देखो जैसे डिप्थीरिया और टिटेनस के टीके। तो बताओ निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसमें शरीर प्रतिरक्षियों का निर्माण स्वयं नहीं करता, अर्थात इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी बाहर से किसके रूप में प्रविष्ट कराए जाते हैं, टीके के रूप में, जैसे डिप्थीरिया और प्लेग के टीके टिटेनस के रूप में। जबकि एक्टिव जो आपकी इम्यूनिटी है इसमें शरीर स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है, लेकिन इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं बताओ प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं करता, बल्कि प्रतिरक्षी बाहर टीके के रूप में हमारे शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। अब इसके बाद अपन ने जो अब तक देखा वो क्या देखा कि प्रतिरक्षी विज्ञान क्या है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है, एक स्वाभाविक और दूसरी उपार्जित। अच्छा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कौन कौन से कारक सहायता, भौतिक, रासायनिक, कोशिका और ज्वर और शुगर। उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार देख लिए, सक्रिय प्रतिरक्षा और इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब हम इसमें दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ये एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन देखेंगे एंटीजन। ये मैंने पॉइंट डाला एंटीजन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, प्रतिजन। तो पहले अपन एंटीजन के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब एंटीजन क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ध्यान दो। एंटीजन या प्रतिजन वे बाहरी रोगाणु हैं, क्योंकि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि एंटीजन एक प्रकार के क्या होते हैं, रोगाणु। तो एंटीजन वे भारी रोगाणु हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। और प्रविष्ट होने के बाद कौन सी कोशिका को, बी लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका, या इसको अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। लसिका कोशिका को बोलेंगे लिम्फोसाइट। तो एंटीजन वे भारी रोगाणु हैं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, प्रतिरक्षी उत्पादक, प्रतिरक्षी उत्पादक से क्या मतलब है, जो एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी। तो बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक कौन सी कोशिका में रूपांतरित करते हैं, प्लाज्मा कोशिका में। अर्थात इन्होंने एंटीजन ने बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक कौन सी कोशिका में बदल दिया, प्लाज्मा कोशिका में। और अब प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बताओ विशिष्ट प्रतिरक्षी तैयार किए जाते हैं।
या कह दो विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। अब बताओ इस एंटीजन की क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, और इसके बाद ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन के साथ आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो सीधी सी परिभाषा हो गई, प्रतिजन वे बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट होने के बाद विलसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करते हैं और इसके बाद प्लाज्मा कोशिका को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं और फिर उसी प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करते हैं। अब आपको एंटीजन के बारे में और बातें भी ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें, इंपोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रतिजन का आणविक भार, प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन, 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। पहली बात, सीधा प्रश्न आपसे पूछता है कि एंटीजन का आणविक भार कितना होता है, तो आपको बताना है 6000 डाल्टन या इससे अधिक। दूसरा पॉइंट कि प्रतिजन का रासायनिक संगठन लिखो, अर्थात प्रतिजन किसके बने होते हैं, तो प्रतिजन का रासायनिक संगठन भी आपको बताना है कि प्रतिजन प्रोटीन, प्रोटीन, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इसके अलावा लिपिड, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आदि के बने होते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, 6000 डाल्टन या इससे अधिक। दूसरा पॉइंट, एंटीजन का रासायनिक संगठन लिखो, तो आपको बताना है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल के मिलकर बने होते हैं। अब जरूरी नहीं है एंटीजन कोई बाहर का ही हो, भाई ये तो अपन को पता है कि एंटीजन एक भारी रोगाणु है जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, जैसे कोई विषाणु संक्रमित कोशिका है, वायरस से संक्रमित कोशिका है, या कोई कैंसर से ग्रसित कोशिका है, तो कई बार हमारे शरीर में विषाणु संक्रमित या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं भी हमारे शरीर में कई बार एंटीजन के तौर पर काम करती है, अर्थात हमारे शरीर में एंटीजन के रूप में काम करती है। तो कई बार कैंसर ग्रसित एवं विषाणु ग्रसित कोशिकाएं भी बताओ किसके तौर पे काम करती है, तो एंटीजन के तौर पर या रोगाणु के तौर पर कार्य करती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश कर गया, रोगाणु प्रवेश कर गया, तो सबसे पहले उसका सामना किस विधि से होगा, तो आपको बताना है स्वाभाविक, और उसके बाद फिर वो किस विधि को एक्टिव करता है, तो आप बताओगे वह उपार्जित प्रतिरक्षा को एक्टिव या सक्रिय करता है। अब ये आपका हो गया एंटीजन और ये आपकी हो गई एंटीबॉडी। अब एंटीजन एंटीबॉडी से संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिक्रिया विक्रिया नहीं करता, बल्कि इनके कुछ अंश आपस में जुड़ते हैं, तो एंटीजन की जो अंश एंटीबॉडी से जुड़ेंगे उनको हम बोलेंगे एंटीजनी निर्धारक, और इंग्लिश में बोलेंगे इनको एपिटोप। अब जैसे मान लो कि साहब ये आपका एंटीजन है, अब इस एंटीजन या रोगाणु की ये शरीर में क्या बन गई, ये एंटीबॉडी बन गई। अब बताओ ये संपूर्ण अणु के रूप में थोड़ी जुड़े हुए हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी संपूर्ण अणु के रूप में नहीं जुड़ते, बल्कि इनके कुछ अंश आपस में जुड़ते हैं। अब एंटीजन के जो अंश एंटीबॉडी से जुड़ेंगे, उनको तो अपन बोलेंगे एपिटोप, और एंटीबॉडी के जो अंश एंटीजन से जुड़ेंगे उनको अपन बोलेंगे पैराटोप। अब सीधी सी परिभाषा तुम्हारे से पूछी जाएगी कि एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि एंटीजन संपूर्ण अणु के रूप में एंटीबॉडी से अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश ही एंटीबॉडी से जुड़ते हैं। इन विशिष्ट अंशों को ही एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। अब एक प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला किसके तौर पर काम करती है, तो आपको बताना है एंटीजनी निर्धारक
6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। और अच्छा, तो सीधे सा पॉइंट अपन ने यहां पे देखा कि एक प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में काम करती है। और ऐसे एक प्रोटीन में ऐसे कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटीजन की संयोजकता, जिन्हें हम एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। सीधा सा पॉइंट दोबारा से ध्यान दो कि भाई एंटीजनी निर्धारक तो क्या है कि एंटीजन संपूर्ण अणु के रूप में एंटीबॉडी से क्रिया नहीं करता, बल्कि इसके कुछ अंश एंटीबॉडी से जुड़ते हैं, उन अंशों को क्या कहते हैं, एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। अब एक प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है जो एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। और एक प्रोटीन में से कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं जिन्हें एंटीजन की क्या कहते हैं, संयोजकता। अच्छा, जैसे कुछ जीवाणुओं में एंटीजन की संयोजकता 100 या इससे क्या होती है, अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ जीवाणुओं में एंटीजन की संयोजकता 100 या इससे अधिक होती है। अब प्रतिजन के एंटीजन को दोबारा से देखो ध्यान से। पहले तो एंटीजन की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है कि एंटीजन वे बाहरी रोगाणु है जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक कौन सी कोशिका में बदलते हैं, प्लाज्मा कोशिका में, और फिर इसको विशिष्ट प्रतिरक्षी के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके बाद ये प्रतिजन आपस में अभिक्रिया करते हैं। अब प्रतिजन का भाग 6000 डोटेन या इससे अधिक। इनका रासायनिक संगठन तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। अच्छा, कई बार हमारे शरीर में कैंसर ग्रसित कोशिका, विषाणु ग्रसित कोशिकाएं भी एंटीजन के तौर पर कार्य करती है। अच्छा, एंटीजनी निर्धारक क्या है, तो एंटीजन संपूर्ण अणु के रूप में एंटीबॉडी से क्रिया नहीं करता, बल्कि इसके कुछ अंश एंटीबॉडी से जुड़ते हैं, उन अंशों को एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। एक प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में काम करती है। और एक प्रोटीन में से कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं जिन्हें हम एंटीजन की क्या कहते हैं, संयोजकता। और अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन की संयोजकता 100 या इससे क्या होती है, अधिक होती है। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन के विनाश की क्रिया। भाई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, अब ये तो हमें रोग ग्रसित कर देगा, लेकिन इससे बचाने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। अर्थात एंटीजन के विनाश की क्रिया जो होती है वो 4 चरणों में संपादित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंटीजन के विनाश की क्रिया कितने चरणों में होगी, तो 4 चरणों में संपादित होगी। एंटीजन या इसको अपन बोलते हैं हिंदी में प्रतिजन के विनाश की क्रिया, ये विनाश की क्रिया। तो एंटीजन के विनाश की क्रिया